नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दी इंडियन अलर्ट में। मैं हूं आपके साथ आस्था भटनागर। राजनीति में पद मिलते हैं, छिनते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने विचारों से इतिहास में जगह बना लेते हैं। जगदीप धनखड़ भी उन्हीं में से एक हैं। जगदीप धनखड़ ने पद छोड़ा, लेकिन उनके प्रेरणादायक भाषणों की गूंज संसद में और उनके सिद्धांतों की छाप इतिहास की किताबों में हमेशा बनी रहेंगी। उपराष्ट्रपति के रूप में उनकी सबसे बुलंद आवाज थी संसद में, लेकिन अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन इसके पीछे की कहानी, उनका जीवन, उनका सियासी सफर और कैसी थी और कैसे की उन्होंने राजनीति में शुरुआत, आज इस वीडियो में सब जानेंगे। झुंझुनू के एक गांव से उपराष्ट्रपति पद तक का सफर तय किया है जगदीप धनखड़ ने। जगदीप धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति, एक प्रख्यात राजनेता और वकील हैं, जिनका जीवन संघर्ष, शिक्षा और समर्पण की मिसाल है। उनका जन्म 18 मई 1951 को राजस्थान के झुंझुनू जिले के छोटे से गांव किठाना में एक जाट किसान परिवार में हुआ था। उनके पिता गोकुल चंद और माता केसरी देवी ने उन्हें सादगी और मेहनत के मूल्य सिखाए। 4 भाई बहनों में दूसरे नंबर पर जगदीप ने बचपन में कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन उनकी लगन ने उन्हें देश के शीर्ष पद तक पहुंचाया। जगदीप धनखड़ अपने बचपन में 5 किलोमीटर पैदल चलकर रोज स्कूल जाया करते थे। जगदीप की प्रारंभिक शिक्षा किठाना के सरकारी प्राथमिक स्कूल में हुई, जहां वह रोज 4-5 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाते थे। 5वीं कक्षा के बाद उनका दाखिला सरकारी मिडिल स्कूल में हुआ। इसके बाद उन्होंने चित्तौड़गढ़ के सैनिक स्कूल में प्रवेश लिया, जहां शिक्षा में उनके व्यक्तित्व को निखारा। सैनिक स्कूल में पढ़ाई के दौरान उनका चयन आईआईटी और एनडीए के लिए हुआ, लेकिन उन्होंने इन रास्तों को छोड़कर पढ़ाई पर ध्यान दिया। जयपुर के महाराजा कॉलेज से सैनिक स्कूल के बाद धनखड़ ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से फिजिक्स में ग्रेजुएशन किया। हालांकि इसके बाद उन्होंने विज्ञान की पढ़ाई छोड़कर वकालत को चुना। 1978 से 1979 में एलएलबी की डिग्री हासिल की। उन्होंने सिविल सर्विसेज परीक्षा भी पास की, लेकिन आईएएस की बजाय वकालत को चुना। वो चाहते तो आसानी से आईएएस अफसर के तौर पर जिंदगी काट सकते थे। धनखड़ ने वकालत को पेशे के रूप में चुना। महज 35 साल की उम्र में राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सबसे युवा अध्यक्ष बने थे। उसी साल उन्होंने सीनियर एडवोकेट का दर्जा प्राप्त किया। उनकी कानूनी विशेषज्ञताओं ने जगदीप धनखड़ को राजस्थान में जाट समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में मदद की। धनखड़ राजस्थान हाईकोर्ट के सीनियर वकील बने और देश के प्रमुख वकीलों में शुमार किए जाने लगे। वे राजस्थान बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे। सुप्रीम कोर्ट सहित देशों के कई हाई कोर्ट्स में उन्होंने वकालत की। अब बात करते हैं उनके सियासी सफर और कैसे की थी उन्होंने राजनीति में शुरुआत। 1990 में जगदीप धनखड़ को सीनियर वकील बनाया गया, लेकिन यह वही दौर था जब राजनीति में उनकी दिलचस्पी बढ़ने लगी थी। इसी दौर में देश की राजनीतिक करवट ले रही थी। कभी राजीव गांधी के आंख कान माने जाने वाले वीपी सिंह ने उनके ही खिलाफ विरोध का बिगुल फूंक दिया था। आपको बता दें कि राजीव गांधी और वीपी सिंह दोनों ही भारतीय राजनीति के महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, लेकिन उनके राजनीतिक सफर और दृष्टिकोण में काफी अंतर था। राजीव गांधी इंदिरा गांधी के पुत्र थे। 1984 में उनकी हत्या के बाद प्रधानमंत्री बने थे। वे 1984 से 1989 तक प्रधानमंत्री रहे। वीपी सिंह एक पूर्व कांग्रेसी नेता थे, जिन्होंने बाद में जनता दल का गठन किया। 1989 के चुनावों में राजीव गांधी को हराकर वे प्रधानमंत्री बने थे। आपको बता दें कि जगदीप धनखड़ को करीब से जानने वाले बताते हैं कि वो चौधरी देवीलाल की राजनीति से प्रभावित थे और देवीलाल ही उन्हें राजनीति में लेकर आए। 1989 में साल के अंत में लोकसभा चुनाव हुए और जगदीप धनखड़ को इसका इनाम स्वरूप वीपी सिंह के जनता दल ने धनखड़ को उनके घर झुंझुनू से टिकट दिया। सरकार भी वीपी सिंह की बनी। देवीलाल जीती, पीएम बने। साल के अंत में लोकसभा चुनाव हुए और जगदीप धनखड़ को इसका इनाम स्वरूप वीपी सिंह ने जनता दल में धनखड़ को उनके घर झुंझुनू से टिकट दिया।
सरकार भी वीपी सिंह की बनी और देवीलाल डिप्टी पीएम बने और राजनीति में एंट्री के साथ ही जगदीप धनखड़ को डिप्टी मिनिस्टर का पद मिला। अभी सत्ता में वीपी सिंह के कुछ ही महीने बीते थे कि राम मंदिर को लेकर नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट में बीजेपी की टसल चरम पर पहुंच गई थी। आखिरकार पार्टी ने सरकार से हाथ खींच लिया, वीपी सिंह की सरकार गिर गई। इसके बाद सरकार आई चंद्रशेखर की। उन्होंने तत्कालीन पीएम चंद्रशेखर के मंत्रिमंडल के तहत 1990-1991 तक संसदीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री के रूप में भी कार्य किया। बाद में उन्होंने 1993 के राज्य विधानसभा चुनाव के दौरान राजस्थान के किशनगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा एमएलए के सदस्य के रूप में चुना गया। धनखड़ पहले जनता दल और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी के सदस्य रह चुके हैं। इसके बाद वह 2003 में भाजपा में शामिल हुए। इसके बाद 2019 में उन्हें भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया। जगदीप धनखड़ ने जुलाई 2019 से जुलाई 2022 तक पश्चिम बंगाल के 27वें राज्यपाल के रूप में कार्य किया है। राज्यपाल बनने से पहले वे भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे। यही नहीं, धनखड़ राज्यपाल के रूप में शपथ लेने तक राज्य के वरिष्ठ अधिवक्ता भी थे। धनखड़ ने राजस्थान से अपने राजनीतिक जीवन को शुरू किया। वो जनता दल से पहली बार सांसद बने और मंत्री भी रहे। उन्होंने कुछ साल बाद कांग्रेस का दामन भी थामा। इसके अलावा उन्होंने राजस्थान हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वकालत भी की। वकील के तौर पर उन्होंने कई बड़े केस लड़े। क्या आप जानते हैं कि वह यही जगदीप धनखड़ हैं जिन्होंने कभी बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान को काला हिरण शिकार मामले में जमानत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। एक अनुभवी वकील के रूप में धनखड़ की कानूनी कुशलता ने सलमान को जोधपुर जेल की सलाखों से बाहर निकाला था। फिर 2019 में धनखड़ को बीजेपी ने पश्चिम बंगाल का गवर्नर बना दिया और इसके बाद धनखड़ टीवी और अखबारों की सुर्खियों पर काबिज हो गए। दिल्ली के पूर्व एलजी हो या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की टसल ने जितनी हेडलाइंस बटोरी, उतनी ही पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के संघर्ष ने भी बटोरी। धनखड़ के राजभवन पहुंचने के साथ ही ममता बनर्जी से उनका टकराव दिखने लगा। ममता सरकार ने आरोप लगाया कि राज्यपाल धनखड़ बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। दी इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक उस समय पश्चिम बंगाल विधानसभा के स्पीकर बिमान बनर्जी ने तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से राज्यपाल धनखड़ की शिकायत की थी। स्पीकर ने आरोप लगाया कि राज्यपाल सरकार के कामकाज में दखल अंदाजी कर रहे हैं। बदले में राज्यपाल धनखड़ ने स्पीकर पर आरोप लगाया कि उनके अभिभाषण के दौरान स्पीकर ने वीडियो कवरेज रोक दी। राज्यपाल ने यह भी आरोप लगाया कि सदन में स्पीकर की एंट्री पर रोक लगा दी थी। इसके अलावा ममता सरकार और राज्यपाल के बीच इस साल एक और बड़ा विवाद देखने को मिला, जब सरकार ने राज्य की कई यूनिवर्सिटी के चांसलर के पद से राज्यपाल को हटाकर मुख्यमंत्री को चांसलर बनाने का बिल पारित कर दिया। यह बिल विधानसभा से पास हो चुका है, लेकिन अभी भी राजभवन से हस्ताक्षर की प्रतीक्षा में है। इसके अलावा मुख्यमंत्री और राज्यपाल की लड़ाई में इस साल एक और दौर वो भी आया जब सीएम ममता बनर्जी ने गवर्नर जगदीप धनखड़ को ट्विटर पर ब्लॉक कर दिया। फिर पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ देश के नए उपराष्ट्रपति बने। एनडीए उम्मीदवार धनखड़ ने उपराष्ट्रपति की रेस में भारी मतों से जीत दर्ज की। उन्होंने उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को मात दे दी। बता दें कि जगदीप धनखड़ को कुल 725 मतों में से 528 मत मिले हैं। उन्होंने 346 मतों से मार्गरेट अल्वा को हरा दिया। 6 अगस्त को धनखड़ ने कांग्रेस उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को हराकर उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जीता। 11 अगस्त को उन्होंने पद की शपथ ली। धनखड़ ने अगस्त 2022 में 14वें उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली थी। इस तरह से उनका कार्यकाल अगस्त 2027 तक का था, लेकिन 2 साल पहले ही 21 जुलाई सोमवार को उन्होंने इस्तीफा दे दिया। धनखड़ जैसे 2 उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने कार्यकाल खत्म होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया। बाकी के 2 वीवी गिरी और आर वेंकटरमन हैं। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को संबोधित पत्र में स्वास्थ्य संबंधी
कारणों और चिकित्सीय सलाह का हवाला देते हुए संविधान के अनुच्छेद 67A के तहत अपने इस्तीफे की घोषणा की है। उन्होंने स्वास्थ्य को दी है प्राथमिकता। धनखड़ ने अपने पत्र में लिखा, स्वास्थ्य की प्राथमिकता और चिकित्सीय सलाह का पालन करते हुए मैं भारत के उपराष्ट्रपति पद से तत्काल प्रभाव से त्याग पत्र दे रहा हूं। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रपति को सहयोग और सौहार्दपूर्ण संबंधों के लिए धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के प्रति भी उन्होंने आभार व्यक्त किया। धनखड़ के इस्तीफे के साथ ही इस साल संवैधानिक पद पर सियासी हलचल शुरू हो गई है। उन्होंने अपने पत्र में कहा कि यह निर्णय कठिन था, लेकिन जरूरी हो गया था क्योंकि उनका स्वास्थ्य उन्हें पूरी क्षमता से कार्य करने की अनुमति नहीं दे रहा था। इससे पहले भी वे बीते कुछ महीनों में कई बार अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं और विशेषज्ञों ने उन्हें दिल संबंधी समस्याओं के चलते सतर्क रहने की सलाह दी थी। धनखड़ ने अपने पत्र में आग्रह किया कि उनके निर्णय को राजनीति से न जोड़ा जाए, इसके साथ ही व्यक्तिगत स्वास्थ्य विषय के रूप में देखा जाए। हालांकि इस इस्तीफे के समय और परिस्थितियों को देखते हुए राजनीतिक गलियारों में कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। जब देश का उपराष्ट्रपति संसद सत्र के दौरान अचानक स्वास्थ्य का हवाला देकर पद से इस्तीफा देता है तो यह केवल व्यक्तिगत निर्णय नहीं रह जाता, यह सार्वजनिक जीवन और जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पर भी सवाल उठाता है। यह स्पष्ट संकेत है कि गंभीर बीमारी जैसे दिल की तकलीफें, काम के दबाव और उम्र बढ़ने के साथ गंभीर हो जाती हैं। सवाल है अब आगे क्या होगा। संविधान के अनुच्छेद 67A के अनुसार उपराष्ट्रपति का इस्तीफा राष्ट्रपति को भेजा जाता है, जिससे मंजूरी मिलते ही पद खाली हो जाता है। अब नए उपराष्ट्रपति चुनने की प्रक्रिया जल्द शुरू करनी होगी। यह पद संसद के दोनों सदनों में निष्पक्ष संचालन और महत्वपूर्ण विधायी कारणों के लिए अत्यंत आवश्यक माना जाता है। इस्तीफे आने के साथ ही राजनीतिक दलों में हलचल तेज हो गई है। आगे यह देखना दिलचस्प होगा कि विपक्ष और सत्ता पक्ष इस संवैधानिक रिक्त को कैसे भरते हैं। जगदीप धनखड़ का जीवन साधारण किसान परिवार से निकलकर वकालत, राजनीति और फिर देश के दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंचने की एक प्रेरक कहानी है। इनका इस्तीफा भले ही स्वास्थ्य कारणों से हो, लेकिन उनकी यात्रा आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मॉडल की तरह है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।